मैदा और आंतड़ियों के मसाइल। मैदा इंसानी निज़ाम हाजमा का एक अहम अज़ू है। जब हम खाना खाते हैं तो जो खुराक है वो ग़िज़ा की नाली के ज़रिए मैदा में दाखिल होती है और मैदा उसको ज़ख़ीरा नहीं करता, बल्कि उसको जो उसके तेज़ाबी मादे होते हैं उसके ज़रिए जो ग़िज़ा होती है उसका एक्सट्रैक्ट निकालता है, यानी कि उसको उसका जूस निकालता है, उसको ज़र्रों में तक़सीम कर देता है ताकि जो अंतड़ियाँ यानी आंतें जो है वो ग़िज़ा का जो एक्सट्रैक्ट है उसको आसानी से जज़ब कर सके। मैदा से खारिज होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन जो है उसको हज़म करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगर इनका तवाज़ुन बिगड़ जाए तो मैदा का अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की बहुत सी दूसरी बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। खुराक इंसानी मैदा से निकलने के बाद वो आंतों में दाखिल होना शुरू हो जाती है। छोटी आंत जो है वो तकरीबन 6 से 7 मीटर लंबी होती है और यही वो आंत है जहां पर ग़िज़ा जो है वो ज़ख़ीरा होती है और यहीं से जो इंसानी जिस्म है उसमें ग़िज़ा जज़ब होती है, यानी कि जो प्रोटीन, चिकनाइयाँ, नशास्ता या कोई ऐसी जो विटामिन वगैरह हैं वो इंसानी जिस्म में इसके ज़रिए जज़ब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो बड़ी आंत है वो पानी और नमकियात को दोबारा जज़ब करती है और जो फुजला है उसको खारिज करने की वो तैयारी करती है। अगर आंतें सही तरीके से काम ना करें तो इंसानी जिस्म में प्रोटीन, चिकनाई, मादनियात और खून की कमी होना शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत अच्छी ग़िज़ा भी खाते हैं और पेट भरकर भी खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैदा उसकी डिवाइडेशन ठीक तरीके से नहीं करता, यानी उसके ज़र्रे और एक्सट्रैक्ट को अच्छे तरीके से नहीं निकालता और जो अंतड़ियाँ हैं वो उस एक्सट्रैक्ट को अच्छे तरीके से जज़ब नहीं करती, तो फिर आपने जो इतनी अच्छी ग़िज़ा खाई है या पेट भरकर खाई है तो उसका जिस्म को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा, वो महज़ एक फुज़ला बनकर बाहर निकल जाएगा। मैदा और अंतड़ियों के ख़राब होने की बहुत सी वजूहात है, लेकिन उनमें चंद एक सर-फ़हरिस्त है, यानी कि मिर्च मसाले वाली जो अशिया है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तुर्श अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चिकनाहट वाली चीज़ें, सिगरेट नोशी और बाज़ारी अशिया, बेकरी आइटम्स, जंक फूड, यानी कि जो ज़्यादा जो केमिकल वाले मसनूई जो मशरूबात हैं, इसके अलावा चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और सुर्ख मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चटपटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये मैदे की जो अंतड़ियाँ हैं उनके ख़राब होने का सबब बनती है। इनमें चिप्स, समोसा, पकौड़ा, बर्गर, शवारमा ऐसी चीज़ें जो हैं ये मैदे की जो अंतड़ियों के जो मसाइल हैं उनको बढ़ाने का सबब बनती हैं। मेडिसिन के हवाले से जो अगर किसी पेशेंट को उसके जिस्मानी तौर पर कहीं पर उसको दर्द हो रही है तो अंदरूनी या बैरूनी तौर पर उसे कहीं पेन है तो वो दर्द की जो अद्वियात है उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी मैदा और अंतड़ियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल ये भी मैदा और अंतड़ियाँ ख़राब होने का सबब बनता है। मुसलसल ज़हनी दबाव, नींद की कमी, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा होटलिंग ज़्यादा करना, घर की बजाय हैंडमेड खाने के बजाय बाज़ारी जो खाने हैं उनको ज़्यादा तरजीह देना, इसके अलावा गैर मतवाज़न ग़िज़ा, गैर मियारी ग़िज़ा जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, आप बस ऐसे ही खाई जा रहे हैं। इसके अलावा गैर मियारी जो घी है, गैर मियारी ऑयल है, गैर मियारी जो चिकनाई है, उनकी वजह से अंतड़ियाँ यहाँ तक कि जिगर और मैदे के बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गैर मियारी मशरूबात हैं, गैर मियारी जो ग़िज़ा है, बाज़ारी अशिया हैं, हालिया दौर में जैसे चिप्स, पापड़ और इसके अलावा जो शवारमा, बर्गर वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं, बेकरी की आइटम्स वगैरह हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इनका कसरत से इस्तेमाल वो मैदे और अंतड़ियों की जो बीमारियां हैं उनको उनके जन्म लेने का भी एक सबब बन सकती हैं। सबसे पहले सीने की जलन, तेज़ाबियत, कै, मतली, पेट का बार बार फूल जाना, यानी कि जिसे कहते हैं कि बहुत ही बेतरतीब गैस का अखराज, बाद का खाना खाने से पहले ही पेट का फूल जाना या खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, कभी कभार
जो इसकी मेन अलामत ये भी है कि बाद एक शख्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन जब वो खाना शुरू करता है तो उसे बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया जाता है। थोड़ा सा खाने के बाद ही उसका जो पेट भर जाता है और उसका जो पेट है वो फूलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कै, मतली। अब आते हैं आंतें जो हैं उनके खराब होने की अलामात क्या हैं, जिनमें सरफहरिस्त है कि शदीद और दायमी कब्ज़, यानी कि अगर आंतें रतूबत पैदा नहीं कर रही, चिकनाहट पैदा नहीं कर रही तो पेशेंट जो है उसको शदीद कब्ज़ रहना शुरू हो जाएगी। इवन दैट के वो जितनी देर तक मेडिसिन खाएगा उतनी देर तक वो ठीक रहेगा, जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ता है उसको दोबारा कब्ज़ शुरू हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड है, दूसरे नंबर पर है बार बार मोशन लगना, दस्त आना, यानी आए दिन ही उसको जो पखाने लगना शुरू हो जाते हैं। पेट में मरोड़ सा उठता है, पेट फूल जाता है, बाद जो पखाना है उसके साथ ब्लड भी आता है, खून आता है, या बाद उसके साथ बलगम आती है। विटामिन की कमी, वजन की कमी और जिस्मानी कमजोरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो गज़ा है वो अच्छे तरीके से अगर मैदा उसकी पार्टीशन करेगा, यानी उसके जर्रे बनाएगा अच्छे तरीके से, एक्सट्रैक्ट उसका अच्छे तरीके से निकालेगा और अंतड़ियां जो हैं वो उस एक्सट्रैक्ट को अच्छे तरीके से जज़ब करके आपके जिस्म को वो प्रोटीन, विटामिन और मादनियात फराहम करेगी, तब ही जाके आपका जो जिस्म है उसमें उन चीज़ों की कमी पूरी हो सकती है, यानी कि खून की कमी, विटामिन की कमी उस शर्त में ही पूरी हो सकती है जब वो मैदा और आंतड़ियां अच्छे तरीके से काम कर रही हों। वो एक कहावत है ना कि मैदा दुरुस्त और काम दुरुस्त, तो वही बात आ गई कि अगर मैदा और आंतड़ियां अच्छे तरीके से वर्किंग ना कर रही हो तो वजन में कमी, कुव्वत मदाफत में कमी, बाल का गिरना, जो आपके बाल हैं वो ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, हाफजा कमजोर होना शुरू हो जाता है, हड्डियां जो हैं वो उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपको जो पूरा मदाफाती निज़ाम है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैदा और आंतें इंसानी जिस्म में इतनी अहमियत की हामिल क्यों हैं? उसके लिए हमें जो निज़ाम हाजमा है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है उसको समझना होगा। ये सिर्फ खुराक को हजम करने वाला निज़ाम ही नहीं है, बल्कि ये एक पेचीदा किस्म का हयातियाती निज़ाम है। यहाँ पर सैकड़ों इंजाइम्स और हार्मोन्स और जो असाबी सिग्नल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, और इसके अलावा खरबों किस्म के जो मुफीद जरासीम हैं वो एक दूसरे से हम आहंग होकर, यानी मिलजुल कर वो काम करते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी कि गज़ा जो है वो इसोफेगस यानी गज़ा की नाली जो है वहाँ से होती हुई जो स्टोमच में पहुँचती है तो उसकी पार्टीशन शुरू हो जाती है, यानी कि जो स्टोमच है वो उसको जर्रों और एक्सट्रैक्ट में तब्दील करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैदा जो है वो सिर्फ खुराक को ही महफूज नहीं रखता, बल्कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन वगैरह के जो एसिड्स हैं, जो तेजाबी मादे हैं, उनको भी खारिज करता है, जो कि खुसूसन प्रोटीन को तोड़ने का अमल जो है वो शुरू करते हैं। उसके बाद मैदा जो है वो सारे मवाद को नीम माया हालत में स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको शिफ्ट कर देता है। छोटी आंत जो है वो इंसानी जिस्म की जो गज़ा है उसको जज़ब करने की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पर पेंक्रियाज यानी जो लबलबा है उनके एंजाइम और जिगर का जो सुफरा है, बाइल यानी सुफरा जो है वो मजीद गज़ा को हजम करने में मदद देते हैं, जबकि आंत की जो अंदरूनी सतह है उस पर मौजूद लाखों किस्म के जो उबार हैं वो प्रोटीन और विटामिन वगैरह को जज़ब करने में मदद देते हैं। उसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो फिर लार्ज इंटेस्टाइन है वो पानी और नमकियात को जज़ब करने के बाद जो फुजला है उसको फिर वो आगे उसको ट्रांसफर करती है पखाने के जरिए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैदे की जो सबसे आम बीमारी है वो गैस्ट्राइटिस है, यानी कि मैदे की जो अंदरूनी झिल्ली है उसमें सोजिश। इसकी जो बड़ी वजूहात हैं उनमें हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन है, दर्दकुश जो अद्वियात हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल, गैर मतवाजन गज़ा,
अल्कोहल, सिगरेट नोशी, ये चीज़ें जो हैं, ये मैदे की जो अंदरूनी झिल्ली है उसमें सोज़श का सबब बनती हैं। उसकी अलामत में पहले आपको बता चुका हूँ कि तेज़ाबियत, मतली, कै, पेट में हल्का-हल्का सा दर्द, मड़ोड़, और इसके अलावा तेज़ाबियत का ज़्यादा बनना, जलन का ज़्यादा होना, और अगर ये मैदे की जलन और सोज़श का ये जो मसाइल हैं, अगर ये ज़्यादा देर तक बरकरार हैं तो ये पेप्टिक जो अल्सर है उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि मैदे के अल्सर में की वजूहात में ये शामिल हो सकता है। मैदे का अल्सर उस वक़्त शुरू होता है जब जो तेज़ाब है वो मैदे की जो अंदरूनी हफासी झिल्ली है उसको मुतासर करना शुरू कर देता है। मरीज को अक्सर खाली पेट दर्द, मतली, कै, मड़ोड़, बाद पखाने में ब्लड आना, या पखाना जो ब्लैक कलर का पखाना आना, या जिसे कहते हैं कि पीसीज में पखाना आना, या एक तरतीब से पखाना ना आना, कभी बहुत ज्यादा खुलकर आ जाना, कभी कब्ज के साथ आ जाना। अगर इन चीजों को कंट्रोल ना किया जाए तो मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सर पखाने के साथ फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसी तरह आंतों की एक आम सी बीमारी है जिसे आईबीएस कहते हैं, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसकी निशानी यह है कि मरीज को बार बार कब्ज होती है, बार बार पखाने आते हैं, बार बार उसका पेट फूलता है, यानी बार अगर कब्ज हो गई तो थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाती है, फिर दोबारा कब्ज, फिर ठीक, फिर दोबारा कब्ज। पखाने अगर 1-2 दिन के लिए ठीक होते हैं तो दोबारा फिर उसको दस्त और लूज मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। ये इस जो आईबीएस जो आंत की बीमारी है उसकी ये अलामत है। इसके बरक्स जो है वो आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इसमें अंतड़ियों के अंदर एक हकीकी सोजिश पैदा होनी शुरू हो जाती है जिसे अल्सर कोलाइटिस कहते हैं या कोरहन्स डिजीज कहते हैं। इसमें जो मरीज होता है वो मुसलसल पखाने, पेट में दर्द, कमजोरी, नकाहत और बुखार सा, टेम्परेचर सा महसूस करता है। की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होती है उनमें पानी का कम पीना, फाइबर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका कम इस्तेमाल, दर्द कुछ जो अद्वियात हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, तो अंतियों में इन्फेक्शन की वजह से जो कब्ज़ का बाइस बनती है। दूसरी जानब जो मुसलसल इसहाल यानी कि क्रोनिक डायरिया, ये भी पानी की जो खराबी है, ख़राब पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, या इसके अलावा नाकस ग़िज़ा, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खाने की वजह से ये मसाइल दरपेश होते हैं। अच्छा, अगर पखाने में ब्लड आ रहा हो, या उल्टी या कै के साथ ब्लड आ रहा हो, या मुसलसल मोशन लगे रहें, दस्त आते रहें, इसहाल होता रहे, यानी कि क्रोनिक डायरिया, कि अक्सर ही जो पेशेंट कहता है कि मुझे मोशन ही लगे रहते हैं, गैर किसी वजह से वजन में कमी, रात को नींद का अक्सर ना आना, या इसके अलावा किसी चीज़ को निगलने में, उसको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। जदीद दौर में ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर इसके बहुत जदीद से टेस्ट है वो भी करवाता है, कि वो मर्ज़ की नौइयत पर डिपेंड करता है कि वो कितनी है, उसकी तशख़ीस के लिए कौन कौन से मराहल में गुजरना पड़ता है। तो उसमें इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, स्टूल टेस्ट, इस किस्म के वो हस्बे ज़रूरत अगर फिजिशियन को लगे कि उसकी तशख़ीस के मुताबिक हस्बे ज़रूरत वो इनके जो टेस्ट हैं वो रिकमेंड करता है। तो आखिर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ अशिया ऐसी हैं कि जो आपके मैदे के लिए बिल्कुल बनी ही नहीं, यानी कि इंसान उसको सिर्फ ज़बान का टेस्ट चेंज करने के लिए उसको अपने ऊपर मसलत करता है, उसे खाता है, यानी कि पकौड़े, समोसे जैसे बाज़ारी अशिया, फूड आइटम, मशरूबात हैं। तो इंसानी जो मैदा है और आंतें हैं उनको उनकी जो चॉइस के मुताबिक जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें पैकिंग की जाएँ, उसको फराहम की जाएँ, तो उनका एक्सट्रैक्ट भी बहुत अच्छा निकलता है और आगे वो जो पूरी बॉडी को आगे ट्रांसफ़र करता है, जो प्रोटीन, मादनियात वगैरह हैं, विटामिन वगैरह हैं, तो वो इंसानी जो जिस्म का पूरा निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल करता है, उसमें क़ुव्वत-ए-मुदाफ़त लेकर आता है और उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं।
और अब आते हैं इनकी एहतियाती तदाबीर और ट्रीटमेंट की तरफ, यानी कि इलाज बिल ग़िज़ा और एहतियाती तदाबीर। एहतियाती तदाबीर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो नुकसान देती है। यानी कि अगर आप मसलसल ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ़ायदा मंद ही हो, तो वो आपको नुकसान दे सकती है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो एहतियात में आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, मशरूबात का कम इस्तेमाल करें, बाज़ारी अशिया और जंक आइटम्स जो हैं, फूड आइटम्स जो हैं, जो बेकरी फूड आइटम्स हैं, उनका इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा तुर्श अशिया जो हैं, उनका भी इस्तेमाल बहुत कम करें। मसालेदार अशिया का इस्तेमाल बहुत कम करें। कोशिश करें जिसे कहते हैं हैंडमेड, घर का खाना इस्तेमाल करें। सुबह रोटी आप घर का खाएँ, शाम भी रोटी आप घर पर खाएँ। देसी आटे की जो रोटी है वो इस्तेमाल करें। सालन भी घर का, इसके अलावा दूध, फ्रूट, जूसेस का इस्तेमाल करें। ये तो एक जस्ट एक माइनर सा मैसेज होता है दिमाग को, जो आपने नेग्लेक्टेड करना है। अगर आपको तलब होती है किसी चीज़ की, मिर्च मसाले वाली चीज़ को, अगर आप वक्ती तौर पर अपने पेट को सिर्फ थोड़ी सी अच्छी चीज़ से अगर भर लें, फ्रूट या जूस वगैरह से, तो वो जो मैसेज पैगाम जा रहा होता है दिमाग को बार बार कि कोई चीज़ चटपटी खाओ, तो वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा उसका जो जिसे कहते हैं कि ग़िज़ा के ज़रिए जो उसका ट्रीटमेंट है वो यही है कि सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, और वर्जिश लाज़मी सुबह शाम योगा करें, वर्जिश करें। ये आपके मैदे और आंतड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से काम करने में मदद देती है। यानी कि जो वर्जिश है वो बहुत ज़रूरी है, योगा भी बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम वॉक करें और जो मियारी ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करें, मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। बाज़ारी अशिया को ख़त्म कर दें। कोशिश करें कि जो घर की बनी हुई अशिया हैं आप उनका इस्तेमाल करें। अगर आप सफ़र पर हैं तो वहाँ पर फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल कर लें। अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपका मैदा अच्छे तरीके से वर्क करेगा और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है आपकी, वो बहुत डेवलप होगी। और अगर आप बदपरहेज़ी करेंगे तो मैदे और जिगर वगैरह की कई बीमारियाँ जन्म लेने का ख़दशा है। कोशिश करें कि नेचुरल और हाइजीनिक और ऑर्गेनिक जो ग़िज़ा है, डाइट प्लान है, उसका इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।